हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका चीन की कला पूरी तरीके से आपका वो वाला सिलेबस ख़त्म हो चुका है। अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट होता है जापान की कला। तो आपका जापान की कला में मैंने आप लोग को सिलेबस सारा पहले ही नोट डाउन करा दिया है कि क्या क्या टॉपिक इसमें है, और चाइनीज़ में भी सारे टॉपिक्स आपको नोट करा दिए थे कि क्या क्या चीज़ें थी। तो चाइनीज़ की जो लास्ट वीडियो भेजी थी आपको, जो कि चीनी दृश्य चित्रण की थी, और उसके साथ साथ मैंने पगोड़ा के बारे में भी डिस्क्राइब किया था और उसके आपको चित्र भी दिखाए थे कि किस प्रकार यहाँ पे पगोड़ा बनते हैं और कौन सा पगोड़ा कहाँ पर है और किस प्रकार वो फेमस है, उसका स्थापत्य कैसा होता था। तो ये पगोड़ा भी आपका टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और चीनी दृश्य चित्रण भी, जो आपके दोनों चाइनीज़ हिस्ट्री में मैंने लास्ट में बताए थे। तो अब आपका नया टॉपिक कह लो या नई आपकी बुक कह लो स्टार्ट होती है जापान की कला। तो अब हम जापान की कला के बारे में पढ़ेंगे। आपका जापान और चीन कभी कभी एग्ज़ाम में दोनों के बारे में 50-50% पूछ लेता है, वरना तो जो है आपका 60% चाइनीज़ रहता है और 40% आपका जापानीज़ रहता है। तो हमें दोनों पार्ट को साथ में लेके चलना होगा, किसी एक को पढ़ के काम नहीं होने वाला। तो चलिए देखते हैं आसुका युग, जो जापान का पहला चैप्टर कह लो या पहला टॉपिक है ये आसुका युग। तो आसुका युग जो है इसका टाइम पीरियड है 552 ईस्वी से 645 ईस्वी। इस युग का नाम आसुका जनपद के आधार पर पड़ा। इस युग में सुइको नामक रानी ने शासन किया था, अतः इसे सुइको युग भी कहा जाता है, जिसका राज्यकाल 593 से 628 ईस्वी तक विस्तृत था। तो ये जो आसुका युग का नाम पड़ा है वो किसके आधार पर पड़ा है? तो ये एक जनपद का नाम था, एक जिला का नाम था यहाँ पे, और यहाँ पे सुइको नामक एक रानी भी थी जिन्होंने शासन किया था आसुका युग में, इसलिए इसको सुइको युग भी कहा जा सकता है। और इनका जो राज्यकाल था वो 593 से 628 ईस्वी तक था, जो कि बहुत विस्तृत था, बहुत लंबा टाइम था ये। इस युग में प्रत्येक शासक के समय राजधानी बदल जाती थी, किंतु सभी राजधानियां आसुका जनपद में ही होती थी। तो देखिए, जैसे आपका जिला की बात करें, जैसे आपका एक ही जिला में बहुत छोटी छोटी जो ग्राम होते हैं, है ना, छोटे छोटे कस्बे होते हैं, एक ही जिला के अंदर बात कर रहे हैं, तो मतलब इनकी राजधानियां तो जो भी यहाँ पे शासक आता था वो बदल देता था, लेकिन जो स्थान होते थे वो उसी जनपद में होते थे। जैसे आपका मुजफ्फरनगर है, तो मुजफ्फरनगर में जैसे आप मान लो नई मंडी हो गया, है ना, या पटेल नगर हो गया, तो इस तरीके से जो आपके बटे हुए हैं एरिया, तो उसमें कहीं पे मुजफ्फरनगर में ही किसी को भी और राजधानी बना दिया। तो इस प्रकार ये अपनी राजधानियां तो चेंज करते थे यहाँ के शासक, लेकिन जनपद, इनका जिला जो है एक ही होता था। तो यही कारण है कि उस समय के शासक अपने शासन के केंद्रों को अस्थायी राजधानी समझते थे, अतः कोई कला शैली व्यवस्थित रूप से विकसित नहीं हो सकी। तो जो यहाँ पे शासक आते थे वो क्या समझते थे कि जो उनकी राजधानी है वो अस्थायी है, मतलब कि आज यहाँ तो कल वहाँ। तो इसीलिए जब एक जगह टिकी नहीं थी इनकी राजधानी, तो इसीलिए इनके कला का ज़्यादा विकास भी नहीं हो पाया। इस समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार तथा बौद्ध कलाकृतियों की रचना है। तो आसुका युग का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है यहाँ पे? तो बौद्ध कला का प्रचार प्रसार और बौद्ध कला से संबंधित चित्र। तो 538 ईस्वी में कोरिया के कुदारा शासक पिक्वे द्वारा जापानी सम्राट को बौद्ध ग्रंथों तथा बौद्ध मूर्ति भेंट कर दिए जाने से जापान में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। आसुका युग में इसका व्यापक प्रचार हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे बौद्ध धर्म कब आया? तो 538 ईस्वी में आया। किसके जरिए आया? तो देखिए, कोरिया के एक शासक थे, कुदारा शासक, तो उन्होंने पिक्वे द्वारा, शासक का नाम पिक्वे था, कुदारा इनके वंश का नाम था कोरिया के, है ना। तो कुदारा शासक पिक्वे ने जापानी सम्राट जो थे उनको बौद्ध ग्रंथ भी भेंट किया और उसके साथ साथ बौद्ध मूर्ति भी भेंट की। इसी के साथ जापान में बौद्ध धर्म प्रवेश कर गया, जो कि आसुका युग में इसका बहुत प्रचार हुआ। आगे देखते हैं। इनकी रचना शैली में चीनी तथा कोरियाई तथ्यों का सम्मिश्रण है। 624 ईस्वी तक जापान में 46 बौद्ध मंदिर, 816 भिक्षु तथा भिक्षुणियाँ 569 थी। तो जब यहाँ पे बौद्ध धर्म प्रवेश कर गया, इसका प्रचार भी होने लग गया। तो देखिए, यहाँ पे बौद्ध मंदिर भी बने, है ना। तो जो यहाँ पे रचनाएं होती थी, जो यहाँ पे चित्रशैली को अपनाते थे, वो कोरिया और चीन का सम्मिश्रण था, क्योंकि जापान जो है वो कोरिया और चीन से लगा हुआ है देश, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इनके प्रभाव भी आए। जैसे आप आगे भी पढ़ोगे, जापान की कला में कई सारी चीज़ें हैं जो आपकी चाइनीज़ से संबंधित हैं, है ना। तो 624 ईस्वी तक जापान में क्या हुआ? 46 जो है वो बौद्ध मंदिर बन चुके थे और
मंदिरों के साथ साथ यहाँ पे भिक्षु जो थे वो 816 थे और भिक्षुणियाँ जो थी वो 569 थी। इस समय के अधिकांश मंदिर नष्ट हो चुके हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवशेष और यूजी का तामामुशी मंदिर है। तो यहाँ पे इसका नाम यूजी का तामामुशी लिखा है, उसको जो है आप तामामुशी कर लेना। इस मंदिर का नाम जो है तामामुशी है और ये सबसे प्राचीन है और इसके कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन अधिकांश जो मंदिर उस टाइम पे बने थे वो खराब हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। तो इसे 607 ईस्वी में बनवाया गया था। 670 ईस्वी में अग्नि में यह नष्ट हो गया था, किंतु कुछ समय पश्चात पुनः निर्माण कर दिया गया और फिर जलकर ये नष्ट हो गया। तो जो तामामुशी मंदिर है उसी की बात कर रही है कि पहले इसको बनवाया गया लेकिन इसमें आग लग गई तो ये फिर खराब हो गया, उसके बाद फिर इसको रिन्यू कराया गया, फिर जो है ये जलकर नष्ट हो गया। तो इन उपासना ग्रहों को सजाने के लिए अनेक मूर्तियां तथा चित्र बनाए गए, जिनमें से कुछ चीनी अथवा कोरिया से भी लाए जाते थे। तो जो ये बौद्ध मंदिर बन रहे थे उनकी बात कर रहे हैं ये, जो बौद्ध मंदिर बनते थे उनको सजाने के लिए मूर्तियां भी लाते थे हर जगह से, मतलब या तो कोरिया से या फिर चीन से लेकर आते थे ये लोग। तो कोरिया के जो शिल्पी आए उन्होंने जापानी शिल्पियों को प्रशिक्षण किया। तो जो यहाँ पे कुछ कोरिया के मूर्तिकार आए उन्होंने चाइनीज़ मूर्तिकार को इसकी ट्रेनिंग दी। आगे देखते हैं। आसुका युग की चित्रकला के भी अधिक उदाहरण उपलब्ध नहीं है। तो आपको अभी बताया था कि ये इस टाइम की सारी चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं। तो प्राचीन उल्लेखों के अनुसार 588 ईस्वी में कोरिया के कुदारा नामक नगर से एक चित्रकार व्यक्का को जापान आमंत्रित किया गया था। तो कोरिया से ही यहाँ पे बौद्ध धर्म प्रवेश हुआ था और जो कोरिया का एक कुदारा नामक नगर से, कुदारा आपको बताया था एक वंश भी था, है ना, एक नगर का भी नाम था, तो वहाँ से एक व्यक्का नाम का चित्रकार था, उसको यहाँ पे जापान जो है आमंत्रित किया गया, मतलब जापान बुलाया गया यहाँ से, चीन से। और कहा जाता है कि 604 ईस्वी में जापानी सम्राट ने कलाकारों की कुछ जातियों को आमंत्रित किया था। तो इसी के साथ साथ और भी जातियों को वहाँ पे आमंत्रित किया गया और उनको करों से मुक्ति दे दी, मतलब उन पर जो टैक्स लगता था जो दूसरे देश में रहने के लिए वो भी हटा दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि जापान में कलाकारों का कितना सम्मान होता था। तो इन कलाकारों की वंश परंपरा चलती थी, तो मतलब घराना पद्धति कह लो या फिर वंश परंपरा कि जो कलाकार यहाँ पे आमंत्रित हुए उसके बाद जो उन्होंने काम किया तो वो आगे तक चली है। तो 7वीं शती पूर्वार्ध की चित्रकला के उपलब्ध उदाहरण तामामुशी जुसी से संबंधित हैं। यह भवन तामामुशी स्वर्णकीट की पंखों की कतरनों से अलंकृत किया गया था। तो देखिए जो भी यहाँ पे आसुका युग के अगर कुछ उदाहरण मिले भी हैं तो कहाँ से मिले हैं, तो तामामुशी जुसी मंदिर से मिले हुए हैं। और इसका तामामुशी नाम क्यों है? तामामुशी मतलब होता है एक सोने का कीड़ा कह लो आप, या गोल्डन कलर का एक कीट होता है जिसकी पंख की कतरनों से उसको सजाया गया था, उस मंदिर को, तामामुशी जुसी को, इसीलिए उसका नाम तामामुशी है। तो इसके द्वार पक्षों पर रक्षक देवताओं, बोधिसत्व तथा बगोड़ाओं की आकृतियां पीठिका के चारों ओर शाक्य मुनि के जीवन की घटनाएं बनी हुई हैं। तो जो तामामुशी जुसी मंदिर था उसकी बात कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे कुछ रक्षक देवताओं की स्कल्पचर हैं और कुछ बोधिसत्व के भी स्कल्पचर बनाए गए हैं और यहाँ पे पगोड़ाओं की भी आकृतियाँ बनाई गई हैं। उसके साथ साथ जो शाक्य मुनि थे उनकी जीवन की घटनाएं भी बनी हुई हैं। तो शाक्य मुनि आपका जो है वो बौद्ध का ही एक रूप माना गया है। किसी घटना को क्रमबद्ध चित्रित करने में प्रधान आकृति को घटना के अनुसार कई बार अलग अलग स्थितियों में दिखाकर कहानी स्पष्ट की गई है। तो जैसे कोई स्क्रॉल पेंटिंग ये लोग ज़्यादा बनाते थे, तो स्क्रॉल पेंटिंग में ये सीक्वेंस वाइज जो पेंटिंग्स बनाई हैं उनको अलग अलग स्थितियों को दिखाया है, लेकिन वो स्थितियाँ एक ही व्यक्ति से संबंधित है, इसके लिए क्या करते थे, उस व्यक्ति को कई बार कहानी में रिपीट कर देते थे। तो यही विधि आगे चलकर कुंडलित पट चित्रों में भी अपनाई गई। इसी प्रकार के कास्ट फलक पर अंकित एक चित्र में जातक कथा अंकित की गई है। तो यही सीक्वेंस वाइज जो चित्र बनाते थे यही सेम चीज़ें किसमें, स्क्रॉल पेंटिंग में भी इन्होंने बनाया है और लकड़ी की चीज़ों पर भी इन्होंने कुछ जातक कथाएं बनाई हुई। जातक कथाएं आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया है कि आपकी जो बुद्ध से संबंधित कथाएं हैं, है ना, वो जातक कथाएं कहलाती हैं। तो इनकी कुल संख्या भी है 547। तो इस युग में व्यक्ति चित्र भी अंकित किए गए हैं। तो जातक कथाओं और बुद्ध से संबंधित चित्रों के अलावा इस टाइम पे ह्यूमन फिगर्स भी बनाए गए हैं जो राजा महाराजाओं के शासक के यहाँ पे होते थे। तो राजकुमार शोतकु को
दो अन्य राजकीय युवकों के मध्य टोपी तथा उत्सोचित वेश में कमर में लंबी तलवार बांधे चित्रित किया गया है। तो यहाँ पे आपको बताया अभी कि ह्यूमन फिगर्स भी बने हैं, तो उसमें एक राजकुमार श्रोतुकु का बना है जिसमें दो लोग और दिखाए गए हैं, लेकिन सेंटर में आपके जो है श्रोतुकु दिखाए गए हैं जिन्होंने टोपी पहन रखी है और ऐसा लगता है किसी उत्सव में जाने वाले हैं, उस वेश में ये खड़े हुए हैं और इन्होंने लंबी तलवार जो है अपने कमर में बांध रखी है और अपने हाथ जो है वो दोनों बगल में रखा हुआ है और दोनों युवक भी जो है वो उत्सवचित वेश में दिखाए गए हैं और उन्होंने वे भी उसी दिशा में देख रहे हैं जिधर राजकुमार उनका देख रहा है। दोनों ओर की मुखाकृतियों में सूक्ष्म भेद दर्शाए गए हैं और केंद्रीय आकृति से तेज निकलता प्रतीत हुआ है। तो दोनों जो आकृतियां बनाई गई हैं उनमें बहुत ही छोटी छोटी बारीकियां दिखाई गई हैं और जो सेंटर में आकृति बनी है वो लग रहा है कि सेंटर वाली राजकुमार की है, इसीलिए उसमें से तेज निकलता प्रकाशित हो रहा है। तो ये आपका आसुका युग था और आसुका युग आपका इसी वीडियो से ख़त्म हुआ। तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो या आसुका युग से संबंधित कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो मुझसे जूम मीटिंग पर डिस्कस करें। धन्यवाद।